इंडोक्राइन सिस्टम कुछ पढ़ाए थे उसमें, लिखवाए थे पढ़ाए थे, एक ही बात है। क्या लिखाए थे? ग्लैंड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला ग्लैंड कौन सा? इंडोक्राइन। दूसरा एक्सोक्राइन। तीसरा हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा? एंजाइम कौन सेक्रेट करेगा? जो नहीं बोल रहा है उसका मतलब वो नहीं पढ़ा है, हैं? हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा? इंडोक्राइन। एंजाइम एक्सोक्राइन। और मिक्स्ड ग्लैंड क्या करेगा? दोनों सेक्रेट करेगा। डक्टलेस कौन होता है? डक्टलेस कौन? इंडोक्राइन। और डक्टेड कौन होगा? एक्सोक्राइन। डक्टेड कौन होगा? एक्सोक्राइन। ठीक है। प्यूटिटरी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? थायराइड ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है? इंडोक्राइन। ठीक है। तो चलो लगभग याद हो गया इंडोक्राइन सिस्टम। आज सारे ग्लैंड्स को फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहला ग्लैंड लिखिएगा। पहला प्यूटिटरी ग्लैंड। पहला हेडिंग बनाओगे प्यूटिटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि। प्यूटिटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि हो गया। पीयूष ग्रंथि में क्या याद रखना है? जो जो इंपॉर्टेंट है आइए उसको फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। देखो, प्यूटिटरी ग्लैंड का सबसे पहले पूछा जाए कि कहाँ स्थान है, कहाँ पर यह ग्लैंड पाया जाता है, तो क्या कहोगे? ब्रेन में। कहाँ मिलेगा? ब्रेन में। और पूछा जाए ब्रेन के किस भाग में, तो हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस में पाया जाएगा। ठीक है। और अगर पूछा ब्रेन के हाइपोथैलेमस के किस भाग में, तो एस्फेनॉइड भाग में। एस्फेनॉइड पार्ट ऑफ ब्रेन। ब्रेन के किस भाग में? एस्फेनॉइड पार्ट में मिलेगा कौन सा ग्लैंड? प्यूटिटरी ग्लैंड। इसमें पूछा जाए कि प्यूटिटरी ग्लैंड का वेट, वजन, वेट कितना होता है, तो 0.6 ग्राम इसका वजन होता है, भार होता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। प्यूटिटरी ग्लैंड का दूसरा नाम है मास्टर ग्लैंड। क्यों मास्टर ग्लैंड कहते हैं? क्योंकि यह सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स का नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है मतलब मनुष्य के शरीर के भीतर जितने इंडोक्राइन ग्लैंड हैं सभी उन ग्लैंडों को कंट्रोल करने का काम प्यूटिटरी ग्लैंड का है, इसलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। ठीक है। याद रखोगे प्यूटिटरी ग्लैंड का एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। पूछोगे कौन सा अपवाद है, तो पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड याद रहेगा। प्यूटिटरी ग्लैंड का कौन सा एक्सेप्शन है? पाराथायरॉइड ग्लैंड। क्वेश्चन बनेगा कि प्यूटिटरी ग्लैंड किसे कंट्रोल नहीं करता है, तो पाराथायरॉइड को कंट्रोल नहीं करता है, बाद बाकी सभी को कंट्रोल करता है। या थायराइड को भी कंट्रोल करता है, एड्रिनल को भी कंट्रोल करता है, थाइमस को भी कंट्रोल करता है, गोनेड्स को भी कंट्रोल करता है। केवल किसे नहीं करता? पाराथायरॉइड को कंट्रोल नहीं करता, इसलिए पाराथायरॉइड इसका अपवाद है। गला में थायराइड के पीछे। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि प्यूटिटरी ग्लैंड द्वारा कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट किया जाता है, प्यूटिटरी ग्लैंड जो है ये कौन कौन सा हार्मोन सेक्रेट करता है, तो इससे स्रावित होने वाले हार्मोन। तो पहला हार्मोन जिसे यह सेक्रेट करता है उसे कहते हैं सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। पहला हार्मोन जो यह सेक्रेट करता है उसे क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिक। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, शॉर्ट में इसको क्या कहेंगे? एसटीएच। क्या कहेंगे? एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हो गया। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है इस हार्मोन का एक दूसरा नाम भी है। इस सोमैटोट्रोपिक हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन। हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। अगर पूछा जाए इस वृद्धि हार्मोन का काम क्या है, तो इलोंगेशन ऑफ बोन। इलोंगेशन ऑफ बोन यानी मनुष्य में
हड्डियों की लंबाई बढ़ाने का काम कौन करता है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अगर पूछा जाए आपसे कि यदि किसी व्यक्ति में एसटीएच की कमी हो जाए तो उसको कौन सा रोग होगा? ड्वार्फिज्म। कौन सा बीमारी? ड्वार्फिज्म नामक रोग होगा, जिसको कहते हैं बौनापन। बौनापन और बौनापन। और यदि किसी व्यक्ति में एसटीएच की अधिकता हो जाए, ज्यादा मात्रा में एसटीएच सेक्रेट हो जाए, तो उसे होगा जाइंटिज्म। क्या होगा? जाइंटिज्म, जिसे बोला जाता है विशाल कायता। विशाल कायता। विशाल कायता, जाइंटिज्म। ठीक है। तो प्यूटिटरी ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? सारे ग्लैंड का मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। किस ग्रंथि को कितना हार्मोन सेक्रेट करना है, इसका निर्धारण कौन करेगा? प्यूटिटरी ग्लैंड। पहला हार्मोन इसका कौन सा याद रखोगे? एसटीएच। एसटीएच को क्या बोलते हैं? वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन किसकी वृद्धि करेगा? हड्डियों की लंबाई। क्लियर है? अब हड्डी का लंबाई ज्यादा बढ़ गया तो जाइंटिज्म नामक रोग हो जाएगा, शरीर जरूरत से ज्यादा लंबा हो जाएगा। और अगर किसी में कम बन रहा है तो शॉर्ट हाइट का व्यक्ति हो जाएगा, बौनापन रोग हो जाएगा। क्लियर? दूसरा हार्मोन इसका है प्यूटिटरी ग्लैंड का, लिखिएगा। प्यूटिटरी ग्लैंड का जो दूसरा हार्मोन है उसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सेम नाम है, एक्रोमीगेली। हाँ हाँ, एक ही है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, टीएसएच। टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह थायराइड ग्लैंड को थायरॉक्सिन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, हम लोग का थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगा? थायरॉक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन निकाले, इसके लिए उसे प्रेरित कौन करेगा? टीएसएच। ठीक है, अगर प्यूटिटरी ग्लैंड टीएसएच नहीं निकालेगा तो आपका थायराइड ग्लैंड थायरॉक्सिन भी नहीं निकालेगा। समझ में आ रहा है? तो ये टीएसएच का मतलब आप ही मत समझ जाना कि थायरॉक्सिन की बात कर रहे हैं। टीएसएच अलग है, थायरॉक्सिन अलग है। टीएसएच इसलिए निकल रहा है ताकि आपका प्यूटिटरी ग्लैंड थायरॉक्सिन रिलीज करे। बात आई समझ में? क्लियर है ना? उसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बाद तीसरा, थर्ड लिखिएगा, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ACTH। इसमें लिखिएगा, यह अधिवृक्क ग्रंथि को, अधिवृक्क ग्रंथि माने एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि को कॉर्टिसोल स्रावित करने हेतु, कॉर्टिसोल स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड को क्या सेक्रेट करने के लिए प्रेरित करेगा? कॉर्टिसोल। ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, यह किसको स्टिमुलेट करेगा? एड्रिनल ग्लैंड को। अब आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन बनाता है? कॉर्टिसोल। ठीक है, इस कॉर्टिसोल में मुख्य रूप से 3 तरह के हार्मोन होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरल कॉर्टिकॉइड, एड्रिनलिन। ठीक ना? उन तीनों को कंट्रोल कर रहा है कौन सा? ACTH। क्लियर है? उसके बाद लिखिएगा चौथा हार्मोन, ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसको कहते हैं ADH। ADH, इसमें डैश दे करके लिखिएगा, यह किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण कराता है।
यह किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण कराता है। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू किडनी, किडनी द्वारा जल का पुनर्अवशोषण कराता है। किडनी वाटर को जो रीअब्जॉर्ब करेगा वो किसकी सहायता से करेगा? एसीटीएच, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। कल बताया था ना कि किडनी वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो क्या बनाता है? यूरिन। यूरिया में क्या मिला देता है? वाटर, तो यूरिन बन जाता है। तो ये काम कौन करा रहा है? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसके बाद नेक्स्ट हार्मोन यह सेक्रीट करता है, पांचवा लिखिएगा, लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक लैक्टोजेनिक हार्मोन, एलटीएच, एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन। हो गया। लैक्टोजेनिक हार्मोन में डैश देकर के लिखिएगा इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। इसे प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। यह मिल्क सेक्रीशन में मदद करता है। मिल्क सेक्रीशन में मदद करता है। यानी फीटस का जब जन्म होगा, संतान की उत्पत्ति होगी, उस समय ये मेमोरी ग्लैंड को मिल्क सेक्रीशन करने के लिए स्टिमुलेट करेगा। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं? एलटीएच, लैक्टोजेनिक हार्मोन। तो लैक्टोजेनिक भी कह सकते हो या फिर प्रोलैक्टिन भी कह सकते हो। क्लियर है? छठा हार्मोन लिखिएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, छठा हार्मोन में लिखिएगा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, इसे बॉन्ड बाइंडिंग और लव, इसे बॉन्ड बाइंडिंग और लव हार्मोन भी कहते हैं। इसे बॉन्ड बाइंडिंग और लव हार्मोन भी कहते हैं। यह शिशु और मां के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। शिशु और मां के बीच भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। यानी फीटस में और मां में, बच्चे में और मां में जो इमोशनल रिलेशन होता है वो किस हार्मोन के चलते होता है? ऑक्सीटोसिन। क्लियर है? अब कई जगह पर दे देगा कि हाइपोथैलेमस ग्लैंड से सेक्रेट होने वाला कौन सा हार्मोन है, तो किसको टिक मारोगे? ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन किससे सेक्रेट हो रहा है? हाइपोथैलेमस से ही ना, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? हाइपोथैलेमस में है। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना जी? चलो, तो ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं? बॉन्ड बाइंडिंग लव हार्मोन। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से हार्मोन को कृत्रिम रूप से बनाना निषेध है? तो ऑक्सीटोसिन को। ऑक्सीटोसिन को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियली नहीं बना सकते हो। क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लो फसलों में ये सेल डिवीजन बहुत तेजी से कराता है, कोशिका विभाजन। जैसे छोटा सा कद्दू है, उसमें ऑक्सीटोसिन का सुई मार दोगे, पूरे रात भर में वो 2 किलो का हो जाएगा। अब जो इंसान उसको खाएगा मर जाएगा, जल्दी बीमार पड़ेगा। ठीक है? गाय वगैरह को लगा देता है ऑक्सीटोसिन का सुई, तो दूध निकालने में वो हेल्प करता है, तो ये दिक्कत होता है उससे भी। क्या? मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। तो बॉन्ड बाइंडिंग लव हार्मोन गाय को लगेगा कि उसका बछड़ा के लिए वो दूध सेक्रेट ये हो रहा है, तो उसका दुरुपयोग होता है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग होने लगा था इसका देह व्यापार में। ठीक है? बच्चों को लगा देता था सब, 8 साल 10 साल का बच्चा है उसको लगा करके ऑक्सीटोसिन बहुत जल्दी क्या करता था, 18 17 साल 16 साल का बना देता था। तो उसमें गवर्नमेंट ने इसको क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। तो कृत्रिम रूप से इसको नहीं बना सकते हैं। किसे? ऑक्सीटोसिन को। क्लियर है? एक और काम करता है, याद रखोगे, मिल्क सेक्रीशन एंजाइम भी, मिल्क सेक्रीशन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। मिल्क सेक्रीशन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन ऑप्शन में नहीं है ना, तो आप टिक किसको कर दोगे? ऑक्सीटोसिन को। अगर लैक्टोजेनिक हार्मोन विकल्प में नहीं दिया हुआ है तो टिक किसको करिएगा? ऑक्सीटोसिन, वहां पर टिक हो जाएगा। समझ आया? आगे बढ़ें। उसके बाद लिखिएगा 7वां हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड का, गोनैडो
ट्रॉपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जीटीएच। जीटीएच इसमें लिखिएगा यह जनन ग्रंथि, यह जनन ग्रंथि गोनेड्स, यह जनन ग्रंथि गोनेड्स को स्टिमुलेट यानी उद्दीपित, उद्दीपित, गोनेड्स को उद्दीपित करता है। जनन ग्रंथि गोनेड्स को उद्दीपित करता है। इसमें दो हार्मोन आते हैं, समझ गए। पहला हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ब्रैकेट में लिखिएगा एफएसएच, एफएसएच इसमें लिखिएगा यह नर में शुक्राणु जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस तथा मादा में अंडाणु जनन, ऊजेनेसिस को प्रेरित करता है। और दूसरा हार्मोन होता है इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच। यह नर में टेस्टोस्टेरॉन और मादा में एस्ट्रोजेन स्रावित करने हेतु क्रमशः टेस्टिस और ओवरी को प्रेरित करता है। हो गया। ठीक है, प्यूटिटरी ग्लैंड का टोटल हार्मोन लिख लिए। इतना हार्मोन किसके पास होता है? प्यूटिटरी ग्लैंड के पास होता है। क्लियर ना? तो इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कौन सा हार्मोन का नाम लिखे थे? एसटीएच। एसटीएच के बाद टीएसएच, टीएसएच के बाद एसीटीएच, एसीटीएच के बाद एडीएच, एडीएच के बाद एलटीएच, ठीक है। एलटीएच के बाद ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के बाद एफएसएच, एफएसएच में कितने हार्मोन? सॉरी जीटीएच, जीटीएच में कितने हार्मोन? दो। पहला एफएसएच, एफएसएच क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों गोनेड्स के लिए है, बेसिकली जनन ग्रंथियों के लिए। तो गोनेड्स में अगर हम लोग बात करें टेस्टिस का, तो टेस्टिस का दो काम है। टेस्टिस का कितना काम है? दो काम। एक क्या बनाना? पहला क्या बनाता है? हार्मोन, ठीक है। और दूसरा क्या बनाता है? गैमिट। टेस्टिस सेक्स हार्मोन भी बनाता है, और क्या बनाता है? गैमिट। तो टेस्टिस सेक्स हार्मोन के रूप में क्या बनाता है? टेस्टोस्टेरोन। और गैमिट के रूप में क्या बनाता है? स्पर्म। तो टेस्टिस स्पर्म बनाएगा, यह विधि कहलाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। वैसे ही ठीक, अगर ओवरी है तो ओवरी का भी कितना काम है? हार्मोन बनाना और गैमिट बनाना। तो ओवरी कौन सा हार्मोन बनाएगा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। और गैमिट कौन सा बनाएगा? ये ओवम बनाएगा ना। तो टेस्टिस सेक्स हार्मोन बनाए
और ओवरी सेक्स हार्मोन बनाए, इसके लिए प्यूटिटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस करे माने गैमिट बनाए और ओवरी भी गैमिट बनाए, इसके लिए प्यूटिटरी ग्लैंड क्या सेक्रेट करेगा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दोनों क्लियर हो गया? नहीं हुआ तो बताइए। क्लियर है ना? चलिए अगला लिखिएगा, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हो गया। थायराइड ग्लैंड में डैश देकर के लिखिएगा लॉन्गेस्ट ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड में लिखिएगा लॉन्गेस्ट ग्लैंड, सबसे लंबी ग्रंथि का नाम थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट लिखिएगा डैश देकर के प्रेजेंट बिटवीन ट्रैकिया एंड विंड पाइप। ट्रैकिया तथा विंड पाइप के बीच पाया जाता है। ट्रैकिया तथा विंड पाइप माने श्वास नली, ट्रैकिया तथा श्वास नली के बीच पाया जाता है। ट्रैकिया तथा श्वास नली के बीच पाया जाता है, यानी गला में ट्रैकिया और विंड पाइप के बीच पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाएगा? गला में पाया जाएगा। आगे लिखिएगा यह थायरॉक्सिन हार्मोन निकालता है। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन निकालेगा? थायरॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से, थायरॉक्सिन की कमी से पहला बीमारी का नाम लिखिएगा क्रेटिनिज्म। पहला बीमारी लिखिएगा क्रेटिनिज्म। थायरॉक्सिन की कमी से क्रेटिनिज्म हो गया। डैश देकर के लिखना बच्चों में, क्रेटिनिज्म डैश देके बच्चों में। क्रेटिनिज्म किस में होगा? बच्चों में। थायराइड का बीमारी केवल बड़ों में नहीं होता, बच्चों में भी होता है। तो थायराइड का बीमारी अगर बच्चों में होगा तो उसको क्या बोलेंगे? क्रेटिनिज्म। जड़ मानवता हिंदी में कहते हैं, जड़ मानवता। इसमें क्या होता है? बच्चों का फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है, शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाएगा, थायरॉक्सिन का कमी होगा तो। दूसरा बीमारी होता है थायराइड से, लिखिएगा मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा, मिक्सोडीमा डैश देकर के लिखना बड़ों में, बड़ों में, बड़ों में। इसमें क्या होता है? आंख का पुतली नीचे वाला भाग फूल जाएगा, ऊपर फूल जाएगा, ये पपनी जो है ना, ये दोनों क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। जीभ फूल जाएगा, चेहरा फूल जाएगा, घुटना के नीचे पैर फूल जाएगा, माने शरीर फूलना शुरू कर जाता है। कहता है ना शरीर फूल रहा है तो थायराइड का दिक्कत। तो उसी सिम्टम को, किसका सिम्टम है यह सब? मिक्सोडीमा का। तो मिक्सोडीमा केवल किस में होगा? बड़ों में। और बच्चों में थायराइड का दिक्कत होगा तो क्रेटिनिज्म। क्लियर है? तीसरा लिखना है हैशिमैटो डिजीज। हैशिमैटो डिजीज, हैशिमैटो डिजीज डैश देकर लिखना सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड। सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, इस बीमारी को सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं, थायराइड ग्रंथि का आत्महत्या। ठीक है, थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या किसको बोलेंगे? हैशिमैटो डिजीज को बोलेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डेड कर जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? हैशिमैटो डिजीज। अब पूछेगा कि क्यों थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाएगी, कारण क्या है इसका? तो इसमें शरीर में जो एंटीबॉडी होता है ना वो बढ़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अगर एंटीबॉडी बढ़ जाए, अधिक हो जाए, तो थायराइड ग्रंथि को ही वो नष्ट कर देता है। उसी को बोलते हैं हैशिमैटो डिजीज। क्लियर हुआ? उसके बाद चौथा बीमारी का नाम लिखिएगा ग्वाइटर, घेंघा। ग्वाइटर, घेंघा। इसमें लिखना है इसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाती है। इसमें थायराइड ग्रंथि सूख जाती है। हो गया? अगला पॉइंट, थायरॉक्सिन की अधिकता से। ये चार को बीमारी थायरॉक्सिन का कमी से था। उसके बाद लिखना थायराइड की, थायरॉक्सिन की अधिकता से। थायरॉक्सिन की अधिकता से, थायरॉक्सिन की अधिकता से लिख लिए। पहला लिखिएगा
पहला लिखिएगा टॉक्सिक ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर। इसमें लिखिएगा, इसमें थायराइड ग्रंथि फूल जाता है, थायराइड ग्रंथि फूल जाता है। ग्वाइटर में क्या हो रहा था, सूख रहा था, टॉक्सिक ग्वाइटर में फूल रहा था। दूसरा एक्सोऑप्थेल्मिया, 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 एक्सोऑप्थेल्मिया में लिखिएगा नेत्र गोलक अस्थिर हो जाता है, नेत्र गोलक अस्थिर हो जाता है, नेत्र गोलक अस्थिर हो जाता है। मतलब समझ में आया? आंख का जो ये पूरा राउंड वाला पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है, स्केलेरा। क्या बोलते हैं, स्केलेरा। तो ये नेत्र गोलक जो होगा, व्यक्ति देख रहा है सामने, पता चलेगा कि दाएं बाएं देख रहा है, ठीक है। तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एक्सोऑप्थेल्मिया। तो एक्सोऑप्थेल्मिया में क्या होता है, नेत्र गोलक अस्थिर हो जाएगा, किससे, थायरॉक्सिन की अधिकता से। नोट में एक पॉइंट लिखिएगा, थायरॉक्सिन बढ़ जाने से, थायरॉक्सिन बढ़ जाने से मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है। इसलिए इसे, इसलिए इसे टेम्परामेंट ग्लैंड कहते हैं, इसलिए इसे टेम्परामेंट ग्लैंड, टेम्परामेंट ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। व्यक्ति का क्या होगा, मानसिक स्थिति चेंज होते रहेगा। मतलब अपने से बैठ के मुस्कुरा रहा है, अकेले में रो रहा है, तो उसका टेम्परामेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है लगातार, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, टेम्परामेंट ग्लैंड। मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाएगा, लगातार मूड चेंज करते रहेगा उसका, कभी हंसने का, कभी रोने का। याद हो गया सब बीमारी। नेक्स्ट हेडिंग, पाराथायरॉइड ग्लैंड, पाराथायरॉइड ग्लैंड। पाराथायरॉइड ग्लैंड, डैश देकर के लिखिएगा, यह पाराथायरॉक्सिन, यह पाराथायरॉक्सिन एवं कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन, CALCITONIN, कैल्सीटोनिन स्रावित करता है, स्रावित करता है। पाराथायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन स्रावित करता है। हो गया। पाराथायरॉक्सिन क्या काम करेगा बताइए, पाराथायरॉक्सिन क्या काम करेगा? हाँ, थायरॉक्सिन को इंक्रीज करेगा। लिखो, पाराथायरॉक्सिन लिख के डैश दो। हमको लगा मालूम है तो छोड़ दिए थे। पाराथायरॉक्सिन लिख के डैश दीजिए। लिखेंगे ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है, ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। इसकी कमी से, इसकी कमी से बड़ों में, बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, कमी से बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया, तथा बच्चों में, तथा बच्चों में रिकेट्स, RICKETS, बच्चों में रिकेट्स, RICKETS, रिकेट्स होता है। बड़ों में क्या होगा,
ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है मालूम है क्या? ऑस्टियोमलेशिया में हड्डी कमजोर होता है, ठीक है। और रिकेट्स में क्या हो जाता है? हड्डी मुड़ जाता है, टेढ़ा हो जाता है। तो बच्चों में होता है तो रिकेट्स, बड़ों में होता है तो ऑस्टियोमलेशिया। क्वेश्चन पूछता है कि ऑस्टियोमलेशिया का जांच कौन सा है? टेस्ट ऑफ ऑस्टियोमलेशिया याद रखोगे, कौन सा जांच करा जाता है? बीएमडी। कौन सा टेस्ट करते हैं? बीएमडी टेस्ट किया जाता है। इसका टेस्ट का नाम है बीएमडी। फुल फॉर्म होता है बोन मिनरल डेंसिटी। फुल फॉर्म लिख लीजिएगा, बोन मिनरल डेंसिटी। बोन मिनरल डेंसिटी। बेसिक बहुत कमजोर है आप लोगों का, कैसे काम चलेगा? बोन मिनरल डेंसिटी, ठीक है। ये बीएमडी टेस्ट किस लिए किया जाएगा? ऑस्टियोमलेशिया या फिर रिकेट्स का मालूम करने के लिए। किसकी कमी से? पाराथायरॉक्सिन। और कैल्सिटोनिन क्या काम करेगा? रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित कर करेगा। पाराथायर अब ज्यादा बढ़ जाए तब वो तो दिक्कत है। हड्डी पहाड़ जैसा मजबूत थोड़े रखना है तो उसको मेंटेन करके कौन रखता है? कैल्सिटोनिन। समझ गए? कैल्सिटोनिन क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। पैराथायरॉक्सिन प्रोवाइड करेगा उतना। क्लियर है? दोनों बीमारी याद हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस और रिकेट्स। आगे बढ़े। आगे लिखिएगा। अब कौन सा ग्लैंड लिखोगे? पैराथायरॉयड हो गया। अब कौन सा ग्लैंड है? थाइमस। थाइमस लिखिए, थाइमस। थाइमस में लिखिएगा, यह थाइमीन, THAIMINE, THAIMINE, यह थायमीन हार्मोन निकालता है। यह थायमीन हार्मोन निकालता है, ठीक है। थायमीन का अगर काम पूछे तो क्या बोलोगे? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायमीन? कल कहे थे पढ़ करके आइएगा, तब वो आप लोग थायमीन में लिखो। थायमीन में नीचे डैश देकर के लिखो, एंटीबॉडी बनाता है। थायमीन में डैश देकर के लिखिए, एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनाता है। थायमीन का काम एंटीबॉडी बनाता है। पूछा जाए थायमीन कहाँ पाया जाता है? लोकेशन, हाँ, बिसाइड दी हार्ट, हृदय के बगल में। हृदय के बगल में। और यदि अगर पूछा जाए बुढ़ापे में कौन सी ग्रंथि नष्ट हो जाती है, तो थाइमस ग्लैंड। एकलौता ग्रंथि जो बुढ़ापे में खत्म हो जाएगा, थाइमस ग्लैंड। वृद्धावस्था में मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि अदृश्य हो जाती है, ठीक है। क्या है कि बुढ़ापा में अब एंटीबॉडी लेके क्या करेगा? अब तो जाने का समय आ रहा है ठीक है। जितना एंटीबॉडी बनना होता है बचपन में पूछता है कि सबसे पहला एंटीबॉडी हम लोगों के शरीर में कब बनता है? सबसे एंटीबॉडी समझ रहे हो, बीमारियों से बचाना, टी लिम्फोसाइट, सबसे पहले कब बनता है? कौन बनाता है? बच्चा जन्म लेता है ना, तो डॉक्टर उसको कहता है माँ का पहला दूध पिलाने के लिए, उसमें पाया जाता है कोलेस्ट्रम। माँ के पहले दूध में क्या पाया जाता है? कोलेस्ट्रम, जिसके चलते वह किस रंग का होता है? पीले रंग का, ठीक है। जो बच्चा को कोलेस्ट्रम नहीं मिला उसका एंटीबॉडी बचपन में बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहला एंटीबॉडी माँ के पहले मिल्क के द्वारा बनता है शरीर में, जिसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर उसके शरीर में धीरे धीरे थाइमस ग्लैंड बनना, विकसित होना शुरू हो जाएगा। और थाइमस ग्लैंड विकसित होना शुरू हुआ तो थाइमीन बनने लगा। थाइमीन बनने लगा तो एंटीबॉडी एकदम चकाचक हो गया उसका। और बाद बाकी WBC है ही उसमें। WBC इम्यूनिटी को बना ही रहा है। प्लाज्मा लिम्फोसाइट्स है। ब्लड पढ़े थे ना हम लोग, तो बताए थे प्लाज्मा क्या बनाता है? लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम धीरे धीरे उसका बनेगा और रोग प्रतिरोधक प्रणाली उसकी तैयार हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद लिखोगे नेक्स्ट, थाइमस हो गया। एड्रिनल। एड्रिनल लिख लो, एड्रिनल। एड्रिनल। अगर पूछे कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ है तो क्या बोलोगे? कहाँ है एड्रिनल ग्लैंड? कहाँ है बोलो? किडनी के किस भाग पे? कॉर्टेक्स। किडनी के किस भाग पर है?
कॉर्टेक्स भाग। कॉर्टेक्स किडनी का बाहरी भाग है कि आंतरिक भाग है? बाहरी भाग है। क्या है? किडनी का बाहरी भाग होता है। आंतरिक भाग क्या होता है? मेडुला। आंतरिक भाग मेडुला, बाहरी भाग कॉर्टेक्स। उसी पर है कौन सा ग्लैंड? एड्रिनल। समझ गए? एड्रिनल ग्लैंड अगर आपसे पूछे कि कौन सा हार्मोन बनाएगा तो क्या बोलोगे? हाँ, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन बनाएगा? कॉर्टिसोल। क्या बनाएगा? कॉर्टिसोल। पूछा जाए कि कॉर्टिसोल के कितने टाइप्स हैं तो क्या कहिएगा? 3। पहला इसका टाइप होता है ग्लूको कॉर्टिक्वाइड। ये क्या काम करेगा? तो ये आपके बॉडी में ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक है। कॉर्टिसोल में दूसरा हार्मोन कौन होता है? मिनरलो कॉर्टिक्वाइड। मिनरलो कॉर्टिक्वाइड ये क्या काम करेगा आपके शरीर में? मिनरल्स को यानी आपके बॉडी में खनिज का नियंत्रण करेगा। और तीसरा इसमें क्या पाया जाएगा? एड्रीनलिन। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन को क्या बोलते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन किसे बोलते हैं? एड्रीनलिन को। हिंदी में क्या बोलते हैं? उड़ो या लड़ो। तो इसमें 3 हार्मोन हो गया, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड लास्ट वन इज एड्रीनलिन। लिख लिए? क्वेश्चन अगर पूछे कि किसी को अगर अधिक गुस्सा आ रहा है उसके शरीर में कौन सा हार्मोन बढ़ गया? एड्रीनलिन। बहुत ज्यादा सुस्त है, डल है, किस हार्मोन के कारण? एड्रीनलिन के कारण। इसलिए उसको बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। क्लियर है? नेक्स्ट अगला लिखिएगा टेस्टिस। नेक्स्ट ग्लैंड लिखिएगा टेस्टिस। टेस्टिस हिंदी में वृषण कहते हैं। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह स्क्रोटम, SCROTUM, स्क्रोटम झिल्ली के भीतर ढका होता है। जो इसके तापमान को 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है। किससे 2 से 2.5 डिग्री कम रखेगा? बॉडी टेम्परेचर से। ठीक है। जैसे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो स्क्रोटम टेस्टिस के तापमान को 2.5 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है टेस्टिस ये बनाएगा सीमेन, और सीमेन में फर्टिलाइजिंग एजेंट कौन होता है? स्पर्म। स्पर्म को जिंदा रहने के लिए शरीर का तापमान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। शरीर के तापमान से उसका तापमान कम होना चाहिए। क्लियर है? शुरुआत में सबसे पहले टेस्टिस का निर्माण कहाँ होता है? शरीर के भीतर। एम्ब्रियो जो होता है भ्रूण, उसका टेस्टिस कहाँ बनता है? हृदय के बगल में, शरीर के भीतर। और वो बॉडी से क्या हो जाता है? बर्थ के टाइम शरीर से बाहर निकल आता है। क्लियर है? आगे लिखिएगा नेक्स्ट। यह टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजेन टेस्टोस्टेरोन तथा एंड्रोजेन हार्मोन निकालता है।
जो जो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों की उत्पत्ति कराता है। उत्पत्ति कराता है, लिख लिए, ठीक है। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण यानी टेस्टोस्टेरोन अगर पूछा जाए कब सेक्रीट होगा तो क्या बोलोगे? आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी, यौनारंभ के समय, 12 से 14 साल के बाद। नर का प्यूबर्टी एज क्या होता है? 12 से 14 साल, और फीमेल प्यूबर्टी का है 10 से 12 साल। उसी समय एफएसएच और एलएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है। मेल में कब बनाएगा? 12 साल की उम्र में, और फीमेल में कब बनाएगा? 10 साल की उम्र में। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन? एफएसएच। अब जैसे ही एफएसएच और एलएच बनाएगा, एक्टिव हो जाएगा कौन? टेस्टिस और ओवरी। समझ में आया? चलिए, तो टेस्टिस का काम टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण का मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, दाढ़ी मूछों का आना, आवाज का भारी होना, आवाज की फ्रीक्वेंसी पिच का बढ़ जाना। यह किसके कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। नेक्स्ट लिखिएगा, ओवरी। ओवरी ओवरी में डैश देकर के लिखिएगा। यह 3 हार्मोन स्रावित करता है। यह 3 हार्मोन स्रावित करता है। पहला लिखिएगा एस्ट्रोजेन, ESTROGEN, एस्ट्रोजेन, डैश देकर के लिखिएगा। यह द्वितीयक लैंगिक लक्षण का कारण होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का कारण होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण का कारण होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस, आवाज के पिच और फ्रीक्वेंसी का घट जाना, ये सब किसके कारण होता है? एस्ट्रोजन के कारण। दूसरा लिखिएगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो एस्ट्रोजन के साथ काम करता है। इट वर्क्स अलोंग एस्ट्रोजन, दोनों का फंक्शन अलग नहीं है, ठीक है, सेम है। तीसरा लिखिएगा रिलैक्सिन, RELAXIN, RELAXIN, रिलैक्सिन, डैश देकर के लिखिएगा। यह प्रसव पीड़ा, लेबर पेन, यह प्रसव पीड़ा को कम करता है। प्रसव पीड़ा को कम करता है, यानी जिस समय शिशु का जन्म होगा उस समय जो लेबर पेन डिक्रीज करने का काम कौन करेगा? रिलैक्सिन, ठीक है। और कोई ग्लैंड बाकी रह गया? पिनियल, नेक्स्ट देखिएगा पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड यह थैलेमस भाग में स्थित है। थैलेमस, THALLAMUS, थैलेमस भाग में स्थित है। थैलेमस भाग कहाँ है? मस्तिष्क का। हाइपोथैलेमस में कौन था? प्यूटिट्री। थैलेमस में कौन है? पिनियल। हाइपोथैलेमस मतलब अग्रभाग, हाइपोथैलेमस माने अग्रभाग, थैलेमस माने बीच का भाग। अंतर समझ में आ रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ है, हाइपोथैलेमस। पिनियल ग्लैंड कहाँ है? एट द सेंटर ऑफ ब्रेन, बीच में, याद रहेगा। अगला पॉइंट, यह सबसे छोटी ग्रंथि है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है ह्यूमन बॉडी का, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा होता है? पिट्यूटरी। सबसे छोटा ग्रंथि पिनियल। अगला पॉइंट, इसे बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी,
इसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। यह सर्काडियन रिदम CIARDIAN सर्काडियन रिदम RHYTUM सर्काडियन रिदम का नियंत्रण करता है। ठीक है, कुछ खतरनाक होगा। ठीक है, ऐसे समझो जैसे हम लोग का ब्रेन है, ब्रेन देखने में कैसा दिखता है, अखरोट जैसा दिखता है ना। अखरोट का जो ऊपर का कवर होता है वैसे ना मस्तिष्क दिखाई देता है। तो दो पार्ट में कुछ इस तरीके का ब्रेन रहता है, बीच में वो लाइन रहता है, देखियो अखरोट के जैसा एकदम बीच में लाइन। इस बीच वाले लाइन को बोलते हैं गाइरस। क्या बोलते हैं? गाइरस, GYRUS। क्या कहते हैं? गाइरस। और गाइरस का जो बिल्कुल यहाँ सेंटर है, यहीं पर कौन सा ग्लैंड है? पीनियल। कौन सा ग्लैंड है? पीनियल। समझ में आया? अब पीनियल ग्लैंड को हम लोग क्या कह रहे हैं? बायोलॉजिकल क्लॉक। क्वेश्चन पूछता है कि किस ग्लैंड पर अभी रिसर्च हो ही रहा है, तो पीनियल ग्लैंड पर। पीनियल ग्लैंड की क्षमताओं के बारे में अभी तक किसी को कोई अनुमान नहीं है, इस पर अभी अंडर रिसर्च है। ये सीधा जुड़ा हुआ आता है सबकॉन्शियस माइंड से, अवचेतन मन के साथ जुड़ा हुआ रहता है। अवचेतन मन की जो सबसे ज्यादा मन का पावरफुल पार्ट कौन सा होता है? अवचेतन। जैसे हम लोग पढ़े थे मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? 4 मिड हिंड। वैसे ही मन के कितने भाग होते हैं? 3, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस। दिमाग और मन एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग है ना। दिमाग क्या है? हार्डवेयर। मन क्या है? सॉफ्टवेयर। अंतर समझ में आया? हाँ, तो दिमाग अलग है, मन अलग है। मन अलग हो गया, चेतन मन, अवचेतन मन, अति चेतन मन। और इसमें हो जाता है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। उदास होते हो तो क्या कहते हो? मन नहीं लग रहा है। क्या कहते हो? मन नहीं लग रहा है। थोड़ा तो दिमाग नहीं लग रहा है। क्या खुश होते हो तो आज मन खुश है, आज दिमाग खुश है कहते हो? नहीं कहते हो। तो मन अलग है, ब्रेन अलग है। तो मन का कनेक्शन किसके साथ है? पीनियल ग्लैंड के साथ। इसका अभी रिसर्च चल रहा है। मन का सबसे पावरफुल पार्ट मालूम है कौन सा होता है? कौन सा होता है? अति चेतन मन। अति चेतन मन। रोमारोला एक राइटर हुए हैं, रोमारोला आपके यहाँ से वो थे, स्वामी विवेकानंद। कहाँ गए थे? शिकागो। शिकागो से थे। उन्होंने विवेकानंद की जीवनी लिखी है, ठीक है, बायोग्राफी ऑफ विवेकानंद। उस जीवनी में उन्होंने वर्णन किया है कि स्वामी विवेकानंद 400 पन्नों की किताब को आधे घंटे में पढ़ जाते थे। 400 पन्नों की किताब को आधा घंटा में पढ़ जाते थे विवेकानंद, और उन्हें सारा बात याद रहता था। पूरा शिकागो में अलग अलग यूनिवर्सिटी से उनका इंटरव्यू लिया गया और चेक भी किया गया था कि बात सही है गलत है, तो सब याद रहता था जो पढ़ते थे। हम लोग का 400 पन्ना का NCERT साल भर में, पूरे साल में खत्म नहीं होता है। अब वो कितना देर में खत्म करते थे? केवल आधा घंटा में। अब सोचो तुम साल भर पढ़ते हो, याद नहीं रहता है, खत्म नहीं होता है। खैर खत्म हो गया तो याद नहीं रह रहा है। उनको पूरा क्या रहता था? क्या था? अति चेतन में। उसी बायोग्राफी में वो लिखे हैं कि जब शरीर छोड़ रहे थे स्वामी विवेकानंद, अपने कमरे में ध्यान करने बैठे, और ध्यान करते करते यहाँ उनका कुछ फटा मस्तिष्क से और उनकी प्राण बाहर निकल गए। मैंने ध्यान में बैठकर शरीर से प्राण को बाहर निकाल दिया। कौन सा मन? अति चेतन मन। वो सबसे पावरफुल ब्रेन है, वो सब लोग उसका नहीं यूज कर पाता है। कुछ गिने चुने डेसिमल में कुछ परसेंट लोग होते, 1% जो ये काम किए। दूसरा कौन सा मन होता है? अवचेतन, सब कॉन्शियस माइंड। ये दूसरा पावरफुल है। पहला सुपर कॉन्शियस, दूसरा सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस माइंड कब एक्टिव होता है? जब तुम रात में सोने जाते हो, नींद में रहते हो, तो नींद किस मन से लेते हो? सबकॉन्शियस माइंड से। सपना किस मन से देखते हो? सबकॉन्शियस माइंड से। तभी जब नींद खुलता है तो सपना याद रहता है? नहीं। नींद खुला तो कौन सा मन जागृत हो गया? चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड ढक गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, पढ़ना चाहिए, तेजस्वी मन। कलाम साहब क्या किताब है? तेजस्वी मन। उस तेजस्वी मन में उन्होंने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को डिस्कस किया है, और कहा है कि जो इंफॉर्मेशन तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड वो काम तुम्हारे शरीर से करा लेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। सबकॉन्शियस माइंड में जो बात बैठ गया तुम्हारे शरीर से, वह उस काम को करा लेगा।
तुम चाहो या ना चाहो। और इस सबकॉन्शियस माइंड का रिलेशन किसके साथ है? पीनियल ग्लैंड के साथ है। अब इस पर रिसर्च ही चल रहा है, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब क्या? आपका बॉडी किसी किसी टाइम पर आपको अलर्ट करता है। जैसे आप रोज 8 बजे खाना खा लेते हैं, तो रोज 8 बजे भूख लग जाएगी, आप खा उस समय खाओ चाहे ना खाओ, आपका बॉडी आपको क्या किया? अलर्ट किया। अलर्ट कौन कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड अलर्ट कर रहा है। अलार्म से पहले जग जाना सबकॉन्शियस माइंड का काम होता है। रात में आप सोने जा रहे हैं, मान लीजिए 12 बजे, 4 बजे आपका ट्रेन है, आपको उठना कै बजे? 3 बजे। तो बाद 3 बजे का अलार्म लगाए हुए हो, तो देखना 12 से 3 के बीच में कम से कम 4-5 बार नींद खुलते रहेगा। हर 10 मिनट में नींद खुलेगा, कहीं लेट तो नहीं हो गया, लेट तो नहीं हो गया। कौन तुमको जगा रहा है? पिनियल ग्लैंड। क्योंकि सोते समय, नींद में जब जाने वाले रहते हो उसके कुछ मिनट पहले तुम्हारा पिनियल ग्लैंड सक्रिय है, सबकॉन्शियस माइंड सक्रिय है। और जब आप सुबह में जैसे ही और सो करके उठे, आपका पिनियल ग्लैंड एक्टिव है, माने सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव। और उस समय जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के भीतर डाल दोगे, वो आपके शरीर से उस काम को कराना शुरू कर देगा, आपको बार बार उस काम के लिए अलर्ट करेगा। क्यों कहा जाता है कि उठने के साथ न्यूज़पेपर मत पढ़िए, उठने के साथ मोबाइल मत देखिए, आंख खोलते मोबाइल मत देखिए? उस समय आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, और जैसे ही उसमें सबकॉन्शियस माइंड में इंफॉर्मेशन भरा, कचड़ा कर देगा जीवन को, लाइफ को हेल बना देगा, नरक बना देगा। उठने के साथ क्या करना? पॉजिटिव काम करना, सोचना। क्यों कहा जाता है भक्ति करो? लोग पहले तो सुबह उठ के क्या करते थे? भजन करते थे या फिर ये करते थे, सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाने के लिए। उठने के साथ क्या काम करना चाहिए? मन के अंदर पॉजिटिव थॉट को भरना चाहिए। सोते समय जो काम करना है, मतलब जैसे तुमको नींद आ रहा है, नींद आते समय एक दिन में आज ही प्रैक्टिकल करना, कल से रिजल्ट मिलेगा। मन ऐसा चीज है कि आज काम करो, आज ही रिजल्ट लो, ये नहीं कि 2 दिन बाद रिजल्ट मिलेगा। आज रात में जैसे नींद आने लगे कि डीप नींद जा रहे हो, तुरंत उसके अंदर कौन सा बात बैठा दो कि सुबह में उठ करके हमको यह 30 पेज पढ़ लेना है, इस चैप्टर का हमको 30 पेज कंप्लीट करना है। और अगले दिन सुबह में देखो तुमको कैसे अलर्ट करता है। और सुबह में उठने के साथ पहला थॉट जो दिमाग में डालना है, आज इसका 30 पेज हमको कंप्लीट करना है। अब फिर देखो दिन भर में तुम वो काम कर दोगे। इसको बोलते हैं पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। कलाम साहब ने पूरा इसका डिस्कस किया है तेजस्वी मन किताब के भीतर, बहुत साइंटिफिक बुक है। तो पीनियल ग्लैंड क्या काम कर रहा है? सर्काडियन। सर्काडियन रिदम का मतलब क्या? ऑटोमेटिक आपको अलर्ट करना, उसको क्या बोलते हैं? सर्काडियन रिदम बोलते हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लॉक, जैविक घड़ी, माने ऑटोमेटिक आपके शरीर के भीतर जो घड़ी चल रहा है, जो आपको बार बार निश्चित समय पर जो काम करने के लिए अलर्ट कर रहा है, उसी को कहेंगे बायोलॉजिकल क्लॉक। बात आई समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अगला पॉइंट लिखिएगा, यह, इसकी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह मेलाटोनिन, MELATONIN, मेलाटोनिन हो गया, हार्मोन निकालता है जिससे नींद आती है। यह मेलाटोनिन हार्मोन निकालता है जिससे नींद आती है। नींद आने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन सा ग्लैंड है? पिनियल ग्लैंड। अगर यह मेलाटोनिन नहीं निकाले तो आपको नींद नहीं आ सकता है। तो नींद क्यों आता है? किस हार्मोन के कारण? मेलाटोनिन के कारण। जहां भी ऑप्शन में मेलाटोनिन लिखेगा, वहां पर एक और ऑप्शन देगा। कौन सा ऑप्शन? मेलानिन। क्या लिखेगा? मेलानिन। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेलानिन और मेलाटोनिन तो सर एक ही जैसन लग रहा है। अब मेलानिन टिक मारोगे तो हो जाएगा गलत। मेलानिन पिगमेंट होता है, वर्ण, ये हार्मोन नहीं होता, ये त्वचा में होता है, स्किन में होता है। जिस व्यक्ति में मेलानिन ज्यादा रहेगा उस व्यक्ति का स्किन डार्क होगा, जिस व्यक्ति में मेलानिन कम होगा उस व्यक्ति का स्किन फेयर होगा, ठीक है। तो मेलानिन इज अ कलर पिगमेंट, त्वचा में पाया जाता है। और मेलाटोनिन हार्मोन है जिससे नींद आता है। जिन लोगों को स्किन डिजीज रहता है उनको, उनके शरीर में मेलानिन बिल्कुल नहीं रहता। जो सफेद दाग वाले, उनके शरीर में मेलानिन उस पार्ट का क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, जिससे उनको यह डिजीज हो जाता है। इसका कोई अभी अस्थायी उपचार नहीं है, कोई अस्थायी उपचार इसका नहीं है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? हार्मोन खत्म, आगे बढ़ा जाए। आज कौन सा चैप्टर बोला तुमने? सेल एंड टिश्यू। जेनेटिक्स पहले खत्म करते हैं फिर सेल पर आते हैं। 10-15 मिनट में जेनेटिक्स
टाटा बाय बाय। हेडिंग बना लो जेनेटिक्स। यहां से जाने के बाद अभी स्ट्रेटेजी आप लोग क्या रखे हो, कैसे पढ़ रहे हो? स्ट्रेटेजी कुछ बनाए हो ना? पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं ना कर रहे हो? ये बात ध्यान रखना है। अभी 50 दिन पढ़ाई के अलावा नथिंग, अगर इस बार रिजल्ट चाहिए तो। तूफानी तूफानी स्टूडेंट्स लोग एग्जाम में अपीयर हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, हम लोग तो दिन भर स्टूडेंट्स के बीच में ही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फुल कंप्लीट टाइम लाइब्रेरी का स्लॉट बुक किए हुए हैं सब। 24 घंटा लाइब्रेरी का, मेरे कुर्सी पर कोई बैठे नहीं दूसरा आके। 24 घंटा बुक कर दिया, 12 घंटा 14 घंटा तो धूमधाम से लाइब्रेरी में पढ़ रहा है। इसलिए अभी का जो टाइम है 50-55 दिन, पढ़ाई के अलावा नथिंग, अगर इस बार रिजल्ट चाहिए तो। ठीक है, और वैकेंसी बहुत शानदार शानदार है। लेवल 9 का पोस्ट देखिए ना क्या हुआ है। ठीक है, तो वैकेंसी बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। तो अभी पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, तभी होगा। और 4 गो विषय को खूब घोल के पी जाओ। बार बार हमने फर्स्ट दिन ही कहा था, 4 विषय को घोल के पी जाओ। पहला विषय कौन सा? हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। कोई फैक्ट आपके से बचना नहीं चाहिए। मैंने टीचर बोले इफेक्ट, उसके पहले आपके मुंह से निकलना चाहिए आंसर। ये तो जानबे करते हैं। उस लेवल का मॉडर्न हिस्ट्री तैयार रहे। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री खास तौर पर कहां से? 1800 से लेकर के 1947 तक। 1800 से लेकर के 1947 तक का इतिहास एकदम जुबान पर, माने आंख बंद करो तो दिखना शुरू हो जाए। 1801 में इतना घटना, 1802 में इतना घटना, 1803 में ये हुआ था। आंख बंद करते दिखने लगे, तब लगेगा टैग एसडीएम का और डीवाईएसपी का। समझ में आ रहा है? एकदम कहानी की तरह पूरा 1800 से लेकर 1947 पूरा बिहार का कम से कम प्रयास करो 1200-1400 एमसीक्यू बस बना लो। लास्ट टाइम में थ्योरी बहुत मत पढ़ो। क्या करो, 1200 एमसीक्यू 1300 एमसीक्यू कहीं से खोजो बिहार का, उसको बना लो। और जो जो तुम्हारा क्वेश्चन उसमें गलत हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, खत्म बिहार। इससे ज्यादा कुछ मत करो। ठीक है, जो मार्केट में बहुत सारा किताब है 1400 के आसपास जिसमें एमसीक्यू है ना, बहुत सारा बुक, उसमें 1400 एमसीक्यू सॉल्व कर लो। जो गलत हो रहा है तुम्हारा उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। ये 2 दिन में तुम्हारा हो जाएगा। 1400 एमसीक्यू 2 दिन में नहीं बना लीजिएगा, 2 दिन में खत्म हो जाएगा। जो गलत हो उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। समझ में आ रहा है? तीसरा विषय कौन सा? साइंस। इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस में जितना पढ़ा रहे हैं क्लास नोट्स को खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और क्लास नोट्स पढ़ने के बाद हमने क्या बताया था? घटना चक्र में ही एक पोर्शन दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उसको 69 से पहले स्टूडेंट छूता नहीं था, इस बार आप छू लीजिएगा उसको। ठीक है, और छू करके उसमें एक पोर्शन है बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी। स्पेस टेक्नोलॉजी मत पढ़ना, नैनो टेक्नोलॉजी कोई जरूरत नहीं है, रोबोटिक्स कोई जरूरत नहीं है, डिफेंस टेक्नोलॉजी कोई जरूरत नहीं है। एक पार्ट केवल बायो टेक्नोलॉजी प्रीलिम्स के लिए। मेंस में जाओगे तो 5 पढ़ के जाना है, लेकिन पीटी में केवल उसमें से क्या कर लेना है? बायो टेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी पढ़ लेना है। तो जैव प्रौद्योगिकी वहां से पढ़ लिए, बाकी क्लास नोट्स पढ़ करके जाना धूमधाम से। अगर क्लास नोट्स पूरा कर लिए और जैव प्रौद्योगिकी पढ़ लिया, और यदि 30 क्वेश्चन पूछा तो तुम 26-27 क्वेश्चन सही करोगे। और 4-5 क्वेश्चन हर एग्जाम में साइंस में ऐसा रहता है जो टीचर के लिए भी असंभव है सही बनाना, जो वास्तविक बात बता रहे हैं। और वो क्वेश्चन सभी का गलत होता है, तुक्का मार के कोई सही कर ले तो अलग बात है। ठीक है, तो साइंस में 30 में से 3-4 क्वेश्चन ऐसा आएगा ही आएगा जो किसी के बूते की बात, तो उसके लिए घबराने का जरूरत नहीं। वो बाई लक सही होता है और गलत होता है, अधिकांश लोगों का वो गलत रहता है। चौथा पेपर करंट अफेयर। करंट अफेयर में 2 करंट अफेयर एकदम बढ़िया से पढ़ जाओ। पहला करंट अफेयर बिहार का खरीद करके पढ़ जाओ, और दूसरा करंट अफेयर नेशनल करंट अफेयर। नेशनल करंट अफेयर कोई एक मैगजीन उठाओ, 10 गो मैगजीन मत उठाना, कोई एक मैगजीन, और 2-3 बार रंग, एक बार रंग के खत्म करो, फिर जाओ वही खरीद करके ले आओ, एक बार और रंग के खत्म करो, एक खाली और ही खरीद के ले आओ, एक बार और खत्म करो। 60-70 रुपया तो मिलता है, 3 गो खरीद कर ले आओ, तीनों रंग के खत्म कर दो। और फिर बिहार का भी मैगजीन यही, कोई खरीदिए बिहार का मैगजीन, उसको ऐसे ही रंग रंग के खत्म कर दीजिए। बिहार में पूरा 1 साल का जितना करंट न्यूज है सारा ग्रिप में ले लीजिए। यह 4 गो विषय से रिजल्ट निकल जाएगा। पॉलिटी में 10-12 क्वेश्चन पूछेगा, 12-13 क्वेश्चन पूछेगा,
नहीं भी पढ़ करके जाओगे तो 5-6 गो क्वेश्चन 7 गो क्वेश्चन तुम सही बनेबे करोगे, खूब पढ़ करके जाओगे तो 8 गो क्वेश्चन सही बनाओगे, 3-4 गो वहां पर भी फंसता है सब कोई, तुम भी फंसोगे। अगर 12 क्वेश्चन पूछा पॉलिटी में, नहीं भी पढ़ करके जाओगे तो 6 गो 7 गो सही होगा, और पढ़ करके जाओगे तो 8 गो सही होगा। अब ऐसा नहीं कह रहे कि मत पढ़ करके जाना, पढ़ के जाना, लेकिन कब पढ़ करके जाओगे? इसके बाद, जब इस पर तुम्हारा एकदम हेवी कमांड हो जाए तब उसको पूरा करना। एगो पूछा बैल आकर के सर मैथ खूब पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ मैथ तुम 10 अगर मैथ पूछ रहा है, तुम बिल्कुल मैथ अगर छूटा भी हुआ है तो आप 5 गो सही उसमें करबे करिएगा, आराम से 5 गो आपका बनेगा। और खूब पढ़ करके जाओगे तो 8 गो सही करोगे, 2 गो डलबे करेगा क्वेश्चन उठपटांग जो नहीं बनेगा। रीजनिंग वोजनिंग मिला देता है कुछ कुछ, उस समय गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो 4 विषय पर कमांड, और अभी पढ़ाई के अलावा नथिंग, कुछ नहीं। इस बार एकदम सिक्योर कर लो, एक सीट से सुरक्षित अपना कर लेना। बुझा गया? उठते बैठते सोते जागते घूम रहे हैं, क्लास में है, दिमाग में खाली एक चीज, आज का स्ट्रेटेजी और आज का प्लानिंग। रोज सुबह नहीं, रात में सोते टाइम ही टारगेट फिक्स। रात में जैसे नींद लेने जा रहे हो, पेज उठाओ, पेन उठाओ, लिख लो कल का टारगेट, और सोते समय दिमाग में रिकॉल करके सूझ जाओ। सुबह उठते उठते सबसे पहले टारगेट देखो, क्लास आपका 2 बजे से है, 2 बजे तक प्रयास करो वो टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। जो टारगेट उठाओ 2 बजे तक खत्म है, बचा हुआ यहाँ से आकर रिवीजन कर लो। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? बहुत बढ़िया। चलो, तो जेनेटिक्स हेडिंग बना लो, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। जेनेटिक्स, इसमें 2-3 फैक्ट है, पहले लिख लीजिए फिर समझाते हैं। पहला फैक्ट लिखिएगा, फादर, इसके फादर कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। पहला लिख लीजिए, इसके फादर का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। ब्रैकेट में लिख लेना ऑस्ट्रिया, किस देश के थे? ऑस्ट्रिया के थे। हो गया? अगला पॉइंट लिखना, टर्म जेनेटिक्स, टर्म जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स शब्द, जेनेटिक्स शब्द डैश देकर के लिखना बेटसन, BATESON, BATESON, बेटसन। पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन मेंडल। पूछा जाए जेनेटिक्स शब्द किसने दिया? बेटसन। क्या कहोगे? बेटसन ने दिया था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, यह सिर्फ लैंगिक जनन पर लागू होता है, यह सिर्फ लैंगिक जनन पर लागू होता है, यह सिर्फ लैंगिक जनन पर लागू होता है। जेनेटिक्स का जितना रूल है, जितना एप्लीकेशन है, सिर्फ किस पर लागू होगा? लैंगिक जनन पर। लैंगिक जनन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, अगला पॉइंट, मेंडल के 3 नियम हैं, मेंडल के 3 नियम हैं, मेंडल के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, DOMINANCE, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा लिखिएगा, पृथकीकरण, पृथकीकरण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा, स्वतंत्र विन्यास का नियम, स्वतंत्र विन्यास का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र विन्यास का नियम। मेंडल का कितना नियम आया? 3 नियम। पूछा जाए मेंडल ने अपना रिसर्च किस पौधे पर किया? पाइसम सेटाइवम। किस पर किया? पाइसम सेटाइवम। अगला पॉइंट लिखिएगा, मेंडल का एक संकर क्रॉस, हेडिंग बनाइएगा, मेंडल का एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल,
मेंडल का एक संकर क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल, ठीक है, डैश देकर के लिखना। इसमें पाइसम सेटाइवम के लंबाई को आधार बनाया, लंबाई को आधार बनाया, ठीक है। मेंडल ने इसमें क्या किया, मटर का पौधा लिया और उसका रिसर्च करने के लिए किसको आधार बनाया, लंबाई को, लेंथ को, ठीक है। इससे तीनों तुमको समझ में आ जाएगा, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सबसे पहले देखो, लिखना मत अभी। मेंडल ने पहला प्लांट लिया, कैसा प्लांट लिया, टॉल, एक प्लांट लिया कैसा, टॉल, और इस प्लांट का क्रॉस करा दिया किससे, ड्वार्फ, किससे कराया, ड्वार्फ, टॉल माने लंबा, ड्वार्फ माने बौना। तो दो पौधों का क्रॉस करा रहे हो तो इस पीढ़ी को क्या बोलोगे, पैतृक पीढ़ी, क्या बोलेंगे, पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जनरेशन बोलेंगे, बोलो ना जी। पैतृक पीढ़ी का जब क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा, प्रथम पीढ़ी, क्या मिलेगा, प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी को F1 जनरेशन लिख सकते हैं, F1 जनरेशन। यहां F का क्या मतलब है, फेलियल, F का क्या मतलब है, फेलियल, फर्स्ट फेलियल जनरेशन, ठीक है। तो जब इन दोनों का मेंडल ने क्रॉस कराया तो इन दोनों से जो पौधा जन्म लिया वो सारा का सारा पौधा कैसा था, टॉल, एक भी बौना पौधा नहीं है। चार पौधा मिला, चारों पौधा लंबा, एक भी बौना पौधा नहीं। मेंडल का दिमाग ठनक गया, कहा कि ये क्या हो रहा है, चार गो में से कहू गो बौना पौधा आता, सब पौधा कैसा है, लंबा। पहला नियम दे दिया, कौन सा नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। क्या कहा मेंडल ने, इसको पिता मान लो, इसको मां मान लो, चाहे इसको मां मान लो, इसको पिता मान लो। कहा कि माता पिता में से सिर्फ एक का गुण बच्चे में प्रभावी होता है और दूसरे का गुण अप्रभावी होता है। जिसका गुण प्रभावी होगा उसको प्रभावी गुण कहेंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर, और जिसका अप्रभावी होगा उसको रिसेसिव कैरेक्टर कहेंगे। फिर मेंडल ने कहा कि ये जो कैरेक्टर गया है इसमें से इसमें, वह किसके द्वारा गया है, क्रोमोजोम। कौन लेकर के गया है, क्रोमोजोम। तो जो क्रोमोजोम होता है वो क्रोमोजोम हमेशा जोड़ा में रहता है, पेयर में, किसमें रहता है, पेयर में। तो कहा मेंडल ने किस कैपिटल टॉल वाले पौधे को किससे दिखा दो, कैपिटल टी। बौना को किससे दिखा दो, स्मॉल टी से, ठीक है। तो बताओ इसमें जो कैरेक्टर गया होगा, एक टी क्या गया होगा, कैपिटल, और एक टी क्या आया होगा, स्मॉल। तो ये स्मॉल कैरेक्टर वाला जीन इसके पास है लेकिन प्रभावी टॉल वाला है, समझ में आ रहा है। अब मेंडल ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, क्या दिमाग लगाया, इस प्लांट को आप ओरिजिनल कहोगे कि हाइब्रिड, हाइब्रिड। तो मेंडल ने F1 जनरेशन में जो प्लांट मिला था, दो हाइब्रिड प्लांट का ही क्या करवा दिया, क्रॉस। चार गो पौधा मिला था ना जी, तो उसमें चार पौधा में से दो पौधा को लिया जो हाइब्रिड था और उन दोनों का क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया। यहाँ ओरिजिनल प्लांट था, यहाँ हाइब्रिड प्लांट है, तो क्रॉस करवाया तो कौन सा जनरेशन मिला, F2 जनरेशन, सेकेंड फेलियर जनरेशन। और सेकेंड फेलियर जनरेशन का उसने क्या किया, एक चेकर बोर्ड बना करके अध्ययन किया। कैपिटल टी यहां रखेंगे, स्मॉल टी यहां रखेंगे, फिर कैपिटल टी है, फिर स्मॉल टी है। अब इस बॉक्स को भर दो, देखो यहाँ पर दोनों टी, यहाँ एक टी कैपिटल और एक, ये प्लांट कैसा होगा, ये भी प्लांट टॉल, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्लांट, यहाँ पर दोनों टी प्लांट, समझ आया। यहाँ पर जो स्मॉल टी का कैरेक्टर है वो अगला पीढ़ी में जाकर के प्रभावी हो गया कि नहीं हो गया। तो मेंडल ने क्या कहा, यहाँ तीन पौधा मिला टॉल दूसरा पीढ़ी में और एक बौना पौधा निकल गया। तो मेंडल ने कहा कि अप्रभावी जो गुण होता है वो, ठंड लग रहा है तो बंद कर दो ऐसे, सब हाथ बंद बंद कर दो, वहीं से ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, एक पौधा कैसा मिल गया, ड्वार्फ। तो इस पर कौन सा रेशियो दिया, दूसरा वाला, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या कहता है, जो अप्रभावी गुण है
ये अगले पीढ़ी में जाकर के क्या हो जाता है, प्रभावी। यानी गुण का क्या होता है, सेग्रीगेशन। कैरेक्टर का क्या होता है, सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब ट्रांसफर होता रहता है कैरेक्टर। अप्रभावी गुण भी अगला जनरेशन में जाके क्या हो जाएगा, प्रभावी। ठीक है। और तीसरा क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है, दो अलग अलग गुण वाले क्रोमोजोम साथ में है, यहाँ एगो टॉल और एक ड्वार्फ, तो दो अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम एक साथ रह सकते हैं और दोनों कभी इंटरलिंक्ड नहीं होंगे। उनके मिल जाने से तीसरा कोई नया क्रोमोजोम जन्म नहीं लेगा। मीनिंग समझना, जैसे मान लो आपके पास ब्लू कलर है और इस ब्लू कलर में आपने कौन सा रंग मिला दिया, रेड, तो आप लोगों को के पास अब ना तो ब्लू रहा ना तो रेड रहा, वो नया कलर बन गया ना। लेकिन क्रोमोजोम के साथ ऐसा नहीं होता। क्रोमोजोम अलग अलग विपरीत गुण वाले क्रोमोजोम साथ रहेंगे, लेकिन उनका गुण कभी मिक्स होकर के नया गुण को जन्म नहीं देगा। ये मेंडल का तीसरा नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है, माता पिता में से किसी एक का गुण बच्चे में प्रभावी होगा। दूसरा, अप्रभावी गुण भी अगला जनरेशन में जाके प्रभावी हो जाएगा। और तीसरा, अलग अलग प्रकार के क्रोमोजोम साथ रहेंगे लेकिन उससे नए गुण के निर्माण नहीं होगा। ये मेंडल के 3 नियम है। बात आई समझ में। अब इसके आधार पर मेंडल ने क्या दिया, 2 अनुपात दिया। पहला अनुपात दिया जिसको बोलते हैं जीन प्रारूप, जीन प्रारूप अनुपात, अंग्रेजी में कहते हैं जीनोटाइपिक रेशियो। तो देखो जीन इसमें कितना तरह का है, 3 तरह का। एक कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल, स्मॉल एर स्मॉल, यही ना 3 तरह का जीन है। तो कैपिटल टी कितनी बार आया है, 1 बार। कैपिटल टी 2 बार, स्मॉल टी 1 बार। तो जीनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। और दूसरा होता है लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप, इसको कहते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप तो 2 तरह का लक्षण है, टॉल और ड्वार्फ, यही 2 है। तो टॉल कै गो है, 3 गो, ड्वार्फ कै गो है, 1 गो। यही मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। लिख लीजिए इसको। लिख लिए।
नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे मेंडल का द्विसंकर क्रॉस। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल। मेंडल का द्विसंकर क्रॉस हो गया। इसमें लिखेंगे इसमें मटर के बीज के आकार एवं रंग को, मटर के बीज के आकार और रंग को आधार बनाया, रंग को आधार बनाया। इसमें मेंडल ने दो चीजों को अपना आधार बनाया, मटर के बीज के आकार और रंग को। अब चलो समझो इसको पहले फटाफट। पहला बीज मेंडल ने लिया, वह कैसा था? राउंड। कैसा था? राउंड। और उसका कलर कैसा था? येलो। तो दो कैरेक्टर एगो बीज में आ गया, कलर और शेप। और इसका क्रॉस कराया मेंडल ने दूसरे बीज के साथ, उसका शेप था रिंकल्ड, रिंकल्ड, और उसका कलर कैसा था? ग्रीन। तो दो अलग अलग, इसमें चार कैरेक्टर फ्यूज करेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? पैतृक पीढ़ी, पेरेंटल जेनरेशन कहेंगे ना। यह हो गया आपका पैतृक पीढ़ी। अब इन दोनों का जब क्रॉस हुआ तो वही घटना हुआ जो पहला वाला में हुआ था। मेंडल को जितने सारे सीड मिले, सारे के सारे सीड कैसे थे? राउंड और येलो। तो ये क्या दिखाता है? क्वेश्चन अगर पूछ दे कि F1 जनरेशन में प्लांट होने वाला सीड मेंडल के तीनों लॉ में से कौन सा लॉ दिखाता है? प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, प्रभाविता का नियम। अब देखो ये, इसको क्या बोलोगे? डोमिनेंट। इसको क्या बोलोगे? रिसेसिव बोलेंगे ना। ये डोमिनेंट, तो डोमिनेंट को किससे दिखाएंगे? कैपिटल आर से। यहाँ क्या लिखे? कैपिटल आर, कैपिटल आर। और यहाँ क्या लिखे? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। यहाँ क्या लिखेंगे? स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो बताओ इसमें एक आर क्या आया होगा? कैपिटल, और एक आर स्मॉल, एक वाई कैपिटल, एक वाई स्मॉल। ओरिजिनल प्लांट है कि हाइब्रिड प्लांट है? हाइब्रिड है। तो मेंडल ने फिर क्या किया? दो हाइब्रिड प्लांट को ही क्रॉस करा दिया, राउंड एंड येलो। इसमें भी सेम वही जीन रहेगा। कौन सा? कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। तो इन दोनों का जब क्रॉस होगा, ये हो गया क्या? F1 जेनरेशन। अब क्या मिलेगा? F2 जेनरेशन। तो F2 जनरेशन के लिए क्या चाहिए? चेकर बोर्ड बनाएंगे, और चेकर बोर्ड पर रखने के लिए क्रोमोजोम चाहिए। तो इससे कितना संभावित क्रोमोजोम आपको मिल सकता है? बताओ, इससे कितना संभावित क्रोमोजोम? 4 मिलेगा। एक क्या मिलेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, मतलब राउंड और येलो। क्या? एक कैपिटल आर, स्मॉल वाई, मतलब राउंड एंड ग्रीन। एक क्या मिलेगा? रिंकल्ड येलो। और एक क्या मिलेगा? रिंकल्ड ग्रीन। इससे 4 ही ना क्रोमोजोम मिलेगा। ठीक है, समझ नहीं आया? इससे 4 प्रकार का नहीं क्रोमोजोम बन पाएगा। अब ये चारों क्रोमोजोम हम लोगों को मिल गया। अब इसके आधार पर क्या बनाएंगे? चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड में कितना बॉक्स होगा? बताओ। हाँ, 4 4 8, 4 चौके 16, 4 4 8 का। ठीक है, क्रोमोजोम रखिए कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। सेम यही पर यहां रहेगा। ठीक है, यही ना है। अब इसको बॉक्स को भरो। देखो यहाँ क्या लिखोगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ये सीड कैसा है? राउंड एंड येलो। यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सीड कैसा है? ग्रीन। कैसे ग्रीन? रिसेसिव है ना। कैपिटल लेटर देखना है।
राउंड एंड येलो। यहाँ बोलिए कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, राउंड एंड येलो। यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा होगा? राउंड और येलो। यहाँ देखिएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा होगा? राउंड एंड येलो। ठीक है, यहाँ क्या लिखेंगे? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैसा है? राउंड एंड ग्रीन है। ठीक है, राउंड एंड ग्रीन है। यहाँ बताओ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा होगा? राउंड एंड येलो होगा। यहाँ पर आइए, क्या लिखेंगे? कैपिटल आर है स्मॉल आर है, दोनों वाई स्मॉल, कैसा होगा? राउंड ग्रीन हो जाएगा, राउंड एंड ग्रीन। यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैसा होगा? राउंड एंड येलो हो जाएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राउंड येलो होगा। उसके बाद यहाँ आइए स्मॉल आर कैपिटल वाई कैसा होगा? रिंकल्ड येलो, कैसा हो जाएगा? रिंकल्ड येलो। यहाँ पर क्या होगा? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, रिंकल्ड येलो हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा होगा? राउंड येलो, ग्रीन है ना। यहाँ बताइए कैपिटल आर स्मॉल वाई राउंड ग्रीन, कैसा होगा? राउंड ग्रीन। यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैसा होगा? रिंकल्ड येलो। उसके बाद लास्ट में आ जाइए, सबसे स्पेशल जो अभी तक नहीं मिला था, स्मॉल आर स्मॉल वाई रिंकल्ड ग्रीन। एक ही सीड है जो कैसा आया है? रिंकल्ड ग्रीन। अब सोचो मेंडल को कितना साल लगा होगा, एक पौधा उगाया 3 महीना, फिर यहाँ 3 महीना, फिर यहाँ 3 महीना, तब ना 16-17 साल मटर के खेत में बैठल रह गया। क्या कोई पूछता मेंडल कहाँ है? तो मटर के खेत में। ठीक है, बहुत मेहनत किए थे। तो इसके आधार पर फिर से रेशियो निकलेगा। पहला रेशियो क्या निकलेगा? जीनोटाइप, जीन प्रारूप अनुपात। ठीक है, और दूसरा क्या निकलेगा? फिनोटाइप। ये आप अपने से निकाल लीजिएगा। जीनोटाइप जीन गिनेंगे, तो जीन है इसमें बड़ा मुश्किल है गिनना, सीधे बता देते हैं। बारह 42 12 1 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा। 3 3 6 4 10 12 13 14 15 1 16। ठीक है, और फिनोटाइप माने लक्षण, इसमें 4 तरह का लक्षण है। पहला लक्षण राउंड एंड येलो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 आया। S2 ग्रीन गिनो 1 2 3, रिंकल्ड येलो 1 2 3, और रिंकल्ड ग्रीन 1। तो फिनोटाइप रेशियो 9:3:3:1। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ से लिख लीजिए।